लास्ट क्लास में हमारा पूरा हो गया था, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट यूनिट पूरी हो गई थी। दो चैप्टर हैं जिसमें आप एक एक यूनिट के एक एक चैप्टर जो एक्ट है वो खत्म कर लेंगे आज। ठीक है, ऑलमोस्ट तीन कोशिश करेंगे। एक तो आपका एलएलपी एक्ट, ज़्यादा कुछ है नहीं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये चीज़ें खत्म कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, जो भी टाइम मिलता है उस हिसाब से करते हैं खत्म। आज ये खत्म करेंगे तीनों, आज अभी के उसमें लेक्चर में, और बाद में मिल गया टाइम तो तब मैं बात कर लूँगा कि लोग का ही पढ़ा लूँगा, वो बेस्ट है। ठीक है, खत्म हो जाएगा। अगर टिके तो तुम बात के 2 घंटे, चॉइस इज योर्स। ये तो टिक जाएगी, इसको तो अकेले ही पड़ गई भाई, पूरा पूरा खत्म। अगर ये पूरे दिन बैठ जाए तो हम लोग ही खत्म कर, लोग खत्म कर दें, मतलब हम, मतलब टाइम निकल गया पता भी नहीं लगा, हम लोग खत्म कर सकते हैं पूरे दिन में बैठ के। हैं, पूछ लो इससे, पूछो इससे, वो कुछ कह रहा है। इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, इंटरेस्टिंग तब बहुत वो किया है, बहुत एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, बेसिक बेसिक। देखूंगा टाइम मिला ना तो बात के जो 2 घंटे में हुआ उसमें आपको रिवाइज करवा दूंगा थोड़ा सा पहले उसका, थोड़ा सा बाकी आपको रिकवर हो जाए। चलो एलएलपी पढ़ते हैं। क्या होता है एलएलपी गाइस? एलएलपी क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। क्या होता है बेसिकली, किसके लिए बनाया गया होगा, क्या चीज है इसमें? बताओ बताओ। है तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए। है क्या इसमें, क्या डिफरेंस होगा कंपनी से अगर मैं कंपैरिजन करूं, या फिर आपकी पार्टनरशिप से कंपैरिजन करूं, क्या डिफरेंस होगा? आप सबने पढ़ रखी है पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है, कंपनी क्या होती है, क्या डिफरेंस होगा, मेजर डिफरेंस? हम्म, ये क्यों लाया गया होगा? जब कंपनीज एक्ट आ गया, चीजें आ गई, कंपनीज एक्ट तो बहुत पहले आ गया था 1956, तो एलएलपी क्यों लाया गया होगा? एलएलपी एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? कंपनीज तो थी, क्यों जरूरत पड़ी होगी एलएलपी की? पार्टनरशिप और ये आपका कंपनीज बाद में है, पार्टनरशिप तो चलो पहले आ गया था 1932 में। क्यों हमें एलएलपी की जरूरत पड़ी जब पार्टनरशिप भी था, हमारे पास कंपनीज एक्ट भी था, सब कुछ था, फिर एलएलपी क्यों लाए? बेसिकली आप कंपनीज और उसमें जाते हैं, उसमें भी लिमिटेड होता है, बट एक तरीके से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक और ऑप्शन देने के लिए कि ठीक है, आप कंपनी खोल सकते हो नो इशू, आप पार्टनरशिप खोल सकते हो नो इशू, इन दोनों के अलावा आप एक और ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, दैट्स योर एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्यों? उसके फीचर्स ऐसे ऐसे हैं, बिल्कुल कंपनी से रिलेटेड है, कुछ कुछ पार्टनरशिप से रिलेटेड है उनके। एक जो सेंटर में है वो है एलएलपी, जिसमें कुछ पार्टनरशिप का उठाया, कुछ कंपनी का उठाया और एक उस पर रख दिया, एलएलपी बना दिया। ठीक है, बेसिकली एलएलपी लाया गया कि एक और ऑप्शन दिया जाए। ठीक है, अगर मैं सिंपल सा आपको कुछ बोलूँ, एक ही सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिले कि आपको बस मेजर फाइनेंस में ही करनी है, कोई फायदा नहीं होगा, आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। आपको ऑप्शन दिया गया, नहीं मार्केटिंग की भी जरूरत है, नहीं ऑपरेशंस की भी जरूरत है, नहीं एचआर की भी जरूरत है, तब आपको पता लगे ना एक्सप्लोर करने के लिए कि मैं किस किस में जा सकता हूँ एज ए एंटरप्रेन्योर। अगर मैं बोलूँ आपको कंपनी खोलनी है, भाई कौन सी कंपनी खोलनी है, क्या चीज करनी है कंपनी में भी, मेरे को पार्टनरशिप में जाना है क्योंकि जो ही नहीं आपके पास कैपिटल हो। अच्छा, पार्टनरशिप क्यों आया होगा? क्योंकि सबके पास इतनी कैपिटल नहीं होगी ना कि वो खुद से जाके कंपनियां खोल दें, तो कुछ लोगों को चाहिए होगा कि मिलके खोल लेते हैं भाई, जब पैसा है तो सेम अमाउंट लग जाता है, तो पार्टनरशिप आ गया।
अब कुछ ने कहा यार पार्टनरशिप में तो दिक्कत आ रही है कि अनलिमिटेड है सब कुछ, हमारी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड है, सब कुछ हमारे दाव पे लग जाता है, तो क्या करा जाए। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करते हैं, एलएलपी लाते हैं जिसमें आप पार्टनरशिप भी रहो बट आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। इससे बेस्ट क्या होगा कि आपने दोनों ने पैसा भी आपको अकेले नहीं लगाना है, दोनों ने मिलकर लगाना है, जो लॉस उठाना है वो भी लिमिटेड है, तो सेफ है, दिक्कत नहीं। इसलिए एलएलपी आपका लाया गया, एक न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली, जिसमें आपको फायदा दे सके। जैसे इसमें लिखा है एलएलपी वाज इन एलएलपी एक्ट 2008। एक चीज याद रखनी है कि कब आया था, 2008 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Was introduced in India to provide a new corporate entity form which combined the advantage of both companies and partnership। लाया गया ताकि एक नई आपको फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दी जाए जिसमें कुछ हिस्सा कंपनी का हो, कुछ हिस्सा पार्टनरशिप। ठीक है, बेसिकली क्यों लाया गया, देखो उन्होंने खुद दे रखा है एलएलपी स्ट्रक्चर इज इंटेंडेड टू ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी। पहले क्या है कि आप अगर पार्टनरशिप में हो तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, इतने रेशियो में चल रही है, इतनी चीज़ों में चल रही है, कंपनीज की कोई चीज़ आती नहीं थी क्योंकि पार्टनरशिप अलग है, कंपनीज अलग है। जब दोनों को एडवांटेज देके एक चीज़ बना देगी, फायदा है, फायदा हो रहा है ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल कंपैरिजन कर लूँ, टाटा ने क्या किया है, टाटा ने वो भी दे दी अपनी ऑटोमेटिक भी, साथ में सीएनजी भी दे दी, दोनों चीज़ें मिल गई, काम खत्म। वैसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया, दोनों चीज़ों का बेनिफिट दे देते हैं, एलएलपी बनाओ, क्या दिक्कत है, आपकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड रहेगी, पैसा भी साथ में मिलकर नहीं देना, पार्टनर के साथ मिलकर देना, एडवांटेज है। एलएलपी खोलो, गवर्नमेंट यही करती है। अच्छा, की फीचर्स क्या है, पढ़ो एक एक की फीचर्स। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब है, क्या मतलब होता है बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंपनी में एक चीज होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, कि पार्टनर अलग है, एम्प्लॉय पार्टनर सब अलग है, कंपनी अलग है, कंपनी की एग्जिस्टेंस अपने आप में अलग है, बाकी सबकी अलग है। तो वो यही कह रहा है कि एलएलपी भी जो है उसमें भी ना, अभी आप हम जब फीचर्स पढ़ेंगे, कुछ फीचर्स आपको पार्टनरशिप के मिलेंगे, कुछ फीचर आपको कंपनी। मेजर जो इसको अलग बना रहा है वो है बस इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी, बाकी पूरी की पूरी आपको इसमें कंपनी दिख जाएगी, पूरी की पूरी आपको पार्टनरशिप, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, क्या होता है, बाकियों को बताने दो। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, ये सब आपने कॉमर्स से, आप नहीं हो ना कॉमर्स से, आप भी कॉमर्स से हो ना। व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन, ये बिजनेस स्टडीज में था, 11th 12th में तुमने पढ़ा है, जल्दी बताओ, ये बेसिक है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा पढ़ाने, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ पर भाई परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी ये कहती है या एलएलपी ये कहती है, परपेचुअल सक्सेशन ये कहता है कि पार्टनर आए, चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है, पार्टनरशिप डीड बनती है तो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, बट एलएलपी और कंपनी में यही है, चाहे आ रहे हैं पार्टनर, जा रहे हैं, आपका सीईओ चेंज हो रहा है, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज हो रहा है, कंपनी को उससे मतलब, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी रुकेगी नहीं उनकी वजह से। कुछ पूछना है, नेक्स्ट पढ़ो। ठीक है, एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होगी, आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, आपको क्या क्या काम करना है, क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशन है एक पार्टनर्स की। सेम जैसे पार्टनरशिप डीड में बनती है, पार्टनरशिप में क्या होता है, बेसिकली पार्टनरशिप डीड बनती है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है कितना आपका रेशियो होगा, कितनी क्या क्या चीज़ें होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप दोनों ने एलएलपी खोली है, ठीक है, उसमें हर एक चीज़ मेंशन होगी
कि आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, हमारी क्या ड्यूटीज है, हमारी कंपनीज की क्या ड्यूटीज, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ऑब्लिगेशन है, दोनों पार्टनर की, दो हैं तीन है जितने भी आपने मिलकर खोले। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? तुम कॉमर्स वालों को तो हो रहा हो, मैं उससे पूछ रहा हूँ। ठीक है, लाइबिलिटी जो मोस्ट इंपोर्टेंट, अच्छा लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? लाइबिलिटी का, ये तो आपको पता होगा अब, थर्ड थर्ड ईयर में आ गए। व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी? क्या होती है लाइबिलिटी गाइस? लाइबिलिटी क्या होती है? फ्यूचर एक्सपेंस। लाइबिलिटी क्या होती है? बेसिक नहीं पता। लाइबिलिटी बताओ, फ्यूचर में क्या होता है, वो क्या होता है, वो छोड़ो। व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी? एक ऑब्लिगेशंस जो यू हैव टू पे इट, जो कि आपकी अपनी नहीं है, जो आपको पूरी करनी है, उसके बदले में जैसे इंटरेस्ट हो गया, लोन हो गया, कुछ भी आपने किया। ठीक है, फिर आते हैं नंबर ऑफ पार्टनर। एलएलपी मस्ट हैव एटलीस्ट टू पार्टनर बट देयर इज नो अपर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर। क्योंकि एलएलपी क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? मिनिमम कितने बंदर चाहिए पार्टनरशिप में? टू। तो एलएलपी में भी टू होंगे। अपर लिमिट नहीं है, कंपनी में अपर लिमिट होती है। एलएल अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे जिसमें तीनों के डिफरेंस है, कंपनी क्या है, एलएलपी क्या है और पार्टनरशिप क्या है। ठीक है, तो कंपनी में लिमिट है, ठीक है, या मिनिमम की भी लिमिट है, यहाँ मिनिमम दो चाहिए, फिर आप कितने मर्जी रखो, वो आपके ऊपर है। फिर आता है एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। सिंपल है, एलिजिबिलिटी का क्या मतलब है? एलिजिबल होना चाहिए, जैसे हमने पढ़ा था पहले, आप लोगों ने नहीं पढ़ा था। साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है, क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, 18+ होना चाहिए, बन सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पावर कन्वर्जन, कन्वर्जन टू एलएलपी, ठीक है, कोई भी फॉर्म हो, आपकी एग्जिस्टिंग फर्म्स हो, प्राइवेट कंपनी हो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, वो कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या है? मनीष ने कंपनी खोली, ठीक है, अब वो कंपनी चला रहा है, ठीक है, बट उसे भी अब कैपिटल की जरूरत है, तो वो क्या कह रहा है, फंड रेज करने की जगह उसने क्या करा, प्लान किया एलएलपी में कन्वर्ट करूंगा। अब एलएलपी के लिए उसे पार्टनर चाहिए होगा, उसने शुभ के साथ कहा कि यार एक काम करते हैं, मेरे पास कंपनी सही चल रही है, तेरे पास भी पैसा है, मिलके ना एलएलपी खोल लेते हैं। ठीक है, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो देख लेते हैं, मैच कर रहे हैं, हमें सूट कर रहे हैं तो ओपन कर लेते हैं। आप दोनों ने ओपन कर लिया, फंड्स भी पूल हो गए, कंपनी भी बन गई, आप आराम से आगे चला सकते, कन्वर्ट हो सकती है इसका। क्लियर हो रहा है? तो मनीष पूरी की पूरी अपनी कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, फिर आता है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मीन्स, वाइंडिंग अप का क्या मतलब होता है इंग्लिश में, मतलब हिंदी में? वाइंडिंग अप खत्म कर दो, मतलब समेट लो चीजें, समेट के निकल जाओ। ठीक है, तो एलएलपी क्या कहती है? एलएलपी में बोला गया है, देखो मर्जी है, या तो कंपनीज एक्ट के थ्रू या तो कोर्ट के थ्रू हो सकता है कि वो बंद कर दी जाए, कोई आपने इलीगल काम किया, कुछ भी करा, या पार्टनर्स मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि अब हमें आगे नहीं चलाना, खत्म हो सकती है म्यूचुअल उससे। कि- है, वॉलेंट्री भी हो सकती है, कंपलसरी बाय कोर्ट भी हो सकती है, दोनों, दोनों ऑप्शन है आपके पास। इनवॉलेंट्री कंपलसरी, अगर उसे करना ही है, कुछ इलीगल आपने कर दिया तो कोर्ट से कर देगी। सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, ये चीज़ें हो गई। एग्रीमेंट पढ़ने से पहले इनका डिफरेंस पढ़ते हैं एक बार, आपको और क्लैरिटी होगी। नीचे आओगे, ग्रुप में फाइल है ना आपके, उसमें से पढ़ सकते हो। ग्रुप में देखो, देखो देखो, है, कोई नहीं, पीडीएफ में से खोल लो, कंपैरिजन समझोगे ना, समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। पेज नंबर है 187, 187, करें, कर लिया ओपन?
187। आपका हो गया पीछे? आलस एट पीक। एक चीज पता है, आलसी लोग सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। रीजन है इसका ना, क्रिएटिव इन सेंस कि वो खोज लेंगे कि मेरे को यहाँ से ये वाला काम करना है, तो इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, क्या जुगाड़ लगेगा। जो हार्ड वर्किंग होगा वो काम करेगा, जो लेजी होगा वो सोचेगा क्या टेक्नोलॉजी लगाया जाए, वो एक दिन इसमें वेस्ट करेगा, बट वो टेक्नोलॉजी ढूंढ लेता है, क्योंकि वो तो आलसी है, वो तो करेगा नहीं। ये चीज़ है। मिल गया? करें, चलो एक एक करके पॉइंट पढ़ो, पढ़ो आप पहले। हम्म। ठीक है, ये ही बेसिक डिफरेंस आ जाता है पार्टनरशिप में, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, कोई कंपनी और पार्टनर्स अलग अलग नहीं, बट एलएलपी और कंपनीज में दोनों अलग। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, पढ़ो जल्दी। ठीक है, फॉर्मेशन में वो क्या कह रहा है, कंपनी हो या एलएलपी हो, क्योंकि ये एक्ट के थ्रू बनी है, आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा आरओसी के पास। आरओसी इज, ठीक है, उसके पास आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, एमओए होना चाहिए कंपनी में, एओए होना चाहिए, उसमें क्या क्या इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एलएलपी एग्रीमेंट होना है। ट्रेडिशनल में सिर्फ आप दो दोस्त हो, आप दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसकी कॉपी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल, बस वही जरूरी है। नेक्स्ट पढ़ो। ठीक है, लाइबिलिटी में क्या, लाइबिलिटी में क्या कहते हैं कंपनीज ने, जितने भी अनपेड शेयर रह गए हैं, जितना आपने अमाउंट कैपिटल लेकर आया उतने तक आपकी लिमिटेड है। एलएलपी में डिसाइड होगा, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी बोली है, हो सकता है रेशियोज में हो सकता है कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट पार्टनरशिप में क्या होगा, अनलिमिटेड है, कोई रेशियो फिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, जितना आपने कंट्रीब्यूट किया हो सकता है उससे ज़्यादा आपको पे आउट करना। रेशियोज और प्रॉफिट का मेंशन होगा, प्रॉफिट और लॉस का मेंशन होगा, लाइबिलिटी का नहीं। कंपनी अगर डूब रही है तो यू हैव टू पे इट समहाउ, कहीं से भी आप पे आओ। नेक्स्ट पढ़ो। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, क्लियर हो रहा है? ये तो सिंपल है। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, जो भी नहीं है वो हो सकता है किसी और कंपनी में भी सीईओ कुछ भी हो, बट आपकी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, एलएलपी में क्या है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर ही काम करेगा, मैनेज करेगा। ट्रेडिशनल में ऑफ कोर्स है पार्टनर, कॉमन। नीचे पढ़ो, आप लोग पढ़ो। ये तो हो ही गया, सेम ही है पीछे जैसे, इससे नीचे पढ़ो। क्लियर है, क्योंकि एक चीज याद रखना, एलएलपी और कंपनीज एक्ट के थ्रू बने, पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू नहीं बने। ठीक है, तो परपेचुअल सक्सेशन जो है वो बाकी दोनों में है,
उसमें क्या है कि अगर पार्टनर्स खत्म हुए या पार्टनर्स ने एग्री कर दिया तो खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक चीज ये लाई गई थी कि ठीक है, आप कुछ ऐसी भी कंपनी होनी चाहिए जहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत ना हो, आप दोनों मिलकर चीजें खोल लो, ठीक है, बट उनके डिसएडवांटेज जो कंपनी थी या गवर्नमेंट ने छोड़ दिए इन सेंस आप दोनों आपस में मिलकर खोल रहे हो। अब भैया आप लोग जानो, तभी उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी डाल दी गई कि अगर आप ऐसे पार्टनरशिप में जाओगे तो आप दोनों जिम्मेदार होगे पूरे के पूरे। ठीक है, और जैसे इसमें बोला गया कंटिन्यूटी, आप दोनों पार्टनर ने तो मिलके चलाए ना, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है बाहर का, कोई मतलब नहीं है, बाहर से कोई बंदा नहीं आया, तो आप दोनों ही मेन पार्टनर थे, मान लो 50-50% के पार्टनर्स थे, आप दोनों ही चलाए थे पार्टनरशिप में, आप दोनों में से एक भी चला गया, ठीक है, अब ये दूसरे वाले के ऊपर है कि चाहिए कितने, मिनिमम दो, या तो वो तीस दूसरे बंदे को लाए, एग्रीमेंट में लिखा हो या कंपनी बंद करे, क्योंकि एक से चल नहीं सकती, वो चेंज वो उसके ऊपर है, उन्होंने लिखा तो है कि अनलेस एग्रीड, खत्म हो जाएगी, डिसोल्व हो जाएगी, इन द आई ऑफ लॉ खत्म हो जाएगी, पार्टनरशिप नहीं रहेगी, क्योंकि एक पार्टनर चला गया है, या तो आपके दूसरे पार्टनर को लाओ या आप खत्म करके सॉल्व प्रोप्राइटरशिप हो जाए, वो फिर आपकी चॉइस है, क्योंकि पार्टनरशिप में ये नहीं है कि तुम आ रहा है पार्टनर जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा कंपनी में, भैया दो ही जने डिसीजन मेकर थे, वही दो जने नहीं रहे तो फायदा क्या। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। अच्छा, कम से कम इसके कितने पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, 3 3 6 6 2 8 3 11 पीछे, कम से कम 8 पॉइंट याद कर लेना, चॉइस है नहीं, मतलब कोशिश करना जितने हमने पढ़े हैं ना अभी, ये तो होने ही चाहिए, क्योंकि ये इसके मेजर है, कंप्लाइंस क्या होता है, पर देखो अगर आप देखोगे लास्ट वाला पॉइंट देखो, कंटिन्यूटी सेम चीज है, ठीक है, तो कुछ अलग से नहीं दे रखा, सेम अगर आप देखो कौन सा था, गवर्नेंस डॉक्यूमेंट और ऊपर का फॉर्मेशन सेम ही है, क्या करोगे बार बार लिख के, इससे बढ़िया ऊपर के तीन लिखे जो मोस्ट मार्क कर लो, चाहे ऊपर के तीनों हो गए, लीगल स्टेटस, फॉर्मेशन, लाइबिलिटी, देन मैनेजमेंट, देन कंटिन्यूटी, देन रिपोर्टिंग, कंप्लाइंस लिख लो, ठीक है, बाकी आपके जो मन करे वो आप लिख सकते हो, बट ये 4 5 चीज़ें होनी चाहिए, लीगल स्टेटस क्या है, फॉर्मेशन कैसे हुई है, लाइबिलिटी क्या चल रही है, मैनेज कौन करेगा, परपेचुअल सक्सेशन क्या, ये पॉइंट पॉइंट तो आप डालोगे, उसके अलावा कुछ भी डालो, क्योंकि सारे मिलते जुलते हैं, कुछ अलग नहीं है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। अच्छा खुद बताओ, एडवांटेज क्या है एलएलपी का, इसके बिहाफ पे, एलएलपी के बिहाफ पे, एलएलपी आपको ये कंपनी, ठीक है, आपने अपनी कंपनी खोल रखी थी, अब आप प्लान कर रहे हो कि आप एलएलपी चलाओगे, वाई, कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो एडवांटेज होंगे एलएलपी में जाने के, क्या एडवांटेज, ठीक है, और नाइस, और अगर मैं पार्टनरशिप से कंपैरिजन करूं तो क्या 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 एडवांटेज है, ये किसने बोला, पेपर वर्क तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि एक्ट में आपको आरओसी के पास रजिस्टर भी करवाना है, वो अलग चीज, आपने बोला है कि पेपर वर्क कम हो जाता है, दैट्स अ डिफरेंट, वो कंटिन्यूटी पे बात आ जाएगी, वो अलग है, हाँ, सक्सेशन, और जो हमने बड़ा पार्टनर में नहीं होती है इसमें होती है, और मनीष बताएगा, जल्दी बताओ, जितना भी समझ में आया क्या अच्छा खुद सोचो, आप कंपनी है आपकी, जो मैंने बोला था, अब आप एलएलपी में जाना चाहते हो, क्यों, सबसे पहले आ गया कि लिमिटेड लाइबिलिटी है सर, हमें मेरे को फ़ायदा होगा, नेक्स्ट परपेचुअल सक्सेशन है, मेरे को फ़ायदा होगा, लीगल स्टेटस है सर, फ़ायदा होगा, और
हाँ, पार्टनर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमने पढ़ी थी ना, देयर इज नो अपर लिमिट। हाँ, उसमें है। और ये थोड़ी है कि पूरी दुनिया को तुम पार्टनरशिप में ही ले आओगे। एलएलपी में ला अनलिमिटेड, कोई अपर लिमिट नहीं है। हैं? क्या कह रहे हो? कंपनी बन जाएगी ना फिर वो एक लिमिट क्रॉस होने के बाद तो कंपनी में ही आ जाएगा। कोई अपर लिमिट नहीं है, जब तक आपके ऊपर है ना। देखो, कंपनी के अलग एडवांटेज होंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी के अलग एडवांटेज होंगे। ठीक है, आप लिस्ट हो सकते हो, चीज़ें हो सकती हैं, तो वो चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। जैसे अब मनीष कह रहा है मैं सर पार्टनरशिप में नहीं था, या फिर मैं खाली पार्टनरशिप में था, अब मैं एलएलपी में जाना चाहता हूँ। रीज़न उसका ये है सर, मेरी लाइबिलिटी बच जाए, लिमिटेड हो जाए, क्योंकि हम दोनों अनलिमिटेड लाइबिलिटी वो कर रहे हैं, कभी भी चीज़ें बिगड़ सकती हैं, चीज़ें हो सकती हैं। और रिस्क कितना है कि सामने वाले पार्टनर को कुछ हो गया तो हमारा पूरा का पूरा गया। चीज़ें ज़्यादा है ना। एडवांटेज पड़े तो लिमिटेड लाइबिलिटी हो गई, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, परपेचुअल सक्सेशन हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है मैनेजमेंट में। ठीक है, इसमें मतलब क्या होता है, पार्टनर हैव द फ्रीडम टू मैनेज द एलएलपी एज पर देयर एग्रीमेंट विदाउट कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, क्योंकि पार्टनरशिप का कुछ पार्ट इसमें भी आता है एलएलपी। हमने पढ़ा है ना ऊपर, एलएलपी एग्रीमेंट होता है। तो कंपनी में क्या है, जो कंपनी लॉ में लिखा है आपको वैसे ही कंपनी रन करनी है, आप इधर उधर नहीं जा सकते। तभी हम एलएलपी में एडवांटेज क्या है कि कुछ हिस्सा कंपनी का है, कुछ हिस्सा पार्टनरशिप का है। कंपनी से उन्होंने क्या उठा लिया कि भैया सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए, परपेचुअल सक्सेशन होना चाहिए, और लिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए। जी वेरी गुड। पार्टनरशिप से क्या उठाया कि एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट से क्या बेनिफिट हुआ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी एग्रीमेंट में चेंजेस करो, कुछ भी कर सकते हो, बस आपको इन्फॉर्म करना है। कुछ आवाज है ना, मेरे को लगा यहाँ से। क्लियर हुआ? क्लियर है क्यों हमें चीजें चाहिएंगी। कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, इजी ऑफ फॉर्मेशन होता है। अच्छा, लिमिटेशन क्या होगी? एडवांटेज तो है, लिमिटेशन क्या होगी? लिमिटेशन बताओ। नाइस। बेसिकली न्यू एक्ट है, 2008 में आया। ठीक है, आपको ज़्यादा एलएलपी नहीं मिलेगी जितनी आपको पार्टनरशिप और कंपनीज मिल जाएंगी। रिकॉग्नाइजेशन कम है अभी भी। लोगों को एलएलपी के बारे में इतना नहीं पता जितना पार्टनरशिप और उनके बारे में पता है कंपनी। ये चीज़ है। और डिसएडवांटेज मतलब लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। डिसएडवांटेज मतलब एलएलपी की लिमिटेशन है कि आप मैंने आपको पार्टनरशिप पता था, आपको कंपनी नहीं पता था, आपको एलएलपी नहीं पता होगा इतना। ये इसकी डिसएडवांटेज है, लोग जानते ही नहीं है इसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, चीजें हो सकती हैं, लोगों को पता ही नहीं, इसलिए ये इतना मतलब ऊपर है नहीं अभी भी। और अभी अभी आया है 2008, हम 2024 में ही तो हैं, 16 साल ही तो हुए हैं। पार्टनरशिप 1932 का है, 100 साल हो जाएंगे 8 साल बाद। 32 का है। ठीक है, आपका कंपनीज एक्ट कितना पुराना है? 56 का। वो तो मैं वैसे कह रहा हूँ, कितना पुराना है। लोग उसको इसलिए जानते हैं, चीजें फॉर्मेशन ही वहीं से शुरू हुई है। ये अभी आया है, धीरे धीरे रिकॉग्नाइजेशन मिलना शुरू होगा। तभी तो लोग आजकल लोग क्या करते हैं, चलो यार पार्टनरशिप कर लेते हैं, एलएलपी का तो पता नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन चीजें ठीक है, कंपनी फॉर्म कर लेते हैं अपनी। ये एक है। और क्या हो सकता है? एडवांटेज में, क्योंकि कुछ हिस्सा आर टैक्स एज पार्टनरशिप। देखो मैं फिर से वही कह रहा हूँ, कॉर्पोरेट में आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है, डिविडेंड टैक्स का भी होता है, सब कुछ होता है। कुछ हिस्सा उसने पार्टनरशिप से उठाया है जिसमें आपको कॉर्पोरेट टैक्स पे नहीं करना। कॉर्पोरेट कुछ चीज़ों में बेसिकली, अगर
अवॉइडिंग डबल टैक्स ऑफ कॉर्पोरेट इनकम, जैसे इसमें बोला है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, एक ही देना पड़ता है, दोनों नहीं देना पड़ता है एलएलपी। अगर आप कंपनी में हो गए तो आपको दोनों देना पड़ेगा। यही तो फायदा है एलएलपी के, फायदे बहुत हैं, लोगों को पता नहीं है। फायदे इस वे में कि कुछ हिस्सा कंपनी से आ रहा है। अगर आप देखो उन्होंने क्या करा है, मोटा माटी जो जो एडवांटेज थे ना सारे उठा लिए, मिलाकर एक बना दी। अब देखो, अब हम लिमिटेशन पढ़ रहे हैं तो लिमिटेशन भी होगी। क्या पहली लिमिटेशन उन्होंने ये डाली कि लोगों को पता नहीं है, रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। दूसरा क्या होगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एड ऑन हो गया इसमें। पार्टनरशिप में तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कोई फर्क नहीं पड़ना, बट इसमें रेगुलेटरी हो गया। बट औरों के मुकाबले में अभी भी इसमें वो है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इन कंपैरिजन टू कंपनी, क्योंकि ये पूरी कंपनी नहीं है और पूरी पार्टनरशिप नहीं है। तो पार्टनरशिप में ऑप्शनल था, जैसे इसमें लिखा है ना कि आप फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट, आप फ्लेक्सिबल हो मैनेजमेंट में, आप जैसे काम करवाना चाहो, जिसको रखना चाहो वो रख सकते हो, कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशन। हाँ वो तो सब में ही होनी चाहिए। पार्टनरशिप भी ये नहीं है कि उसने लिखा है अनलिमिटेड लायबिलिटी तो भैया तुम ड्रग्स की डीलिंग शुरू कर दो, ये भी नहीं होगा। सिंपल है, अगर रेगुलेटरी है तो अगर आपने कुछ नॉन कंप्लाइंस करा है, चीजें अगेंस्ट द रोल करी है तो पेनल्टी भी लगेगी। ठीक है, लिमिटेड ट्रांसफिबिलिटी ऑफ शेयर होती है, पोटेंशियल डिस्प्यूट हो सकता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये आप जस्ट रीड कर जाना, मेन इसके ये है। और इससे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। एलएलपी एग्रीमेंट पे आ जाओ, क्या होता है भाई एलएलपी एग्रीमेंट। अच्छा, एलएलपी के एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें होंगी अगर मैं आपसे पूछूं। ठीक है, ठीक है, और क्या क्या चीजें मेंशन हो सकती है एक एलएलपी के एग्रीमेंट में। बताओ बताओ। अच्छा, क्या क्या लिखा होगा, बेसिक चीजें क्या क्या लिखी हो सकती है। कंपनी क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, ड्यूटीज क्या है, राइट्स ऑफ पार्टनर्स क्या हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कितनी है, अगर आपके बहुत सारे पार्टनर हैं, पार्टनर का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, चीज़ें क्या है, सारी चीज़ें मेंशन, हर चीज़ लिखी होगी इसमें। कि रेशियो कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका, लायबिलिटी क्या होती है, सारी चीज़ें। जैसे पहला आ गया डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस, एलएलपी एग्रीमेंट इज ए रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स ऑफ एन एलएलपी। ठीक है, बिटवीन एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, इट एस्टेब्लिश राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, रिलेशनशिप क्या है पार्टनर्स के बीच में और एलएलपी के बीच में। फिर आता है बेसिकली क्या है, अगर आप वो टेबल पढ़ जाओगे ना, डिफरेंस वाली जो टेबल करी है ना, आपको तीनों चीजों में आप पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर आप देखोगे तो उसने क्या लिखवाया है, पहला डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या बोल दिया, एलएलपी एग्रीमेंट होता है जी, जिसमें क्या होता है, राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होती हैं, सारी चीजें मेंशन होती हैं जी, वो तो पता ही है क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि रजिस्ट्रार के पास क्या सबमिट करना पड़ता है, एलएलपी एग्रीमेंट। ठीक है जी, अब आ जाओ जी फाइलिंग रिक्वायरमेंट, फिलिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। अगर आपके एलएलपी बनाने जा रहे हो तो एलएलपी एग्रीमेंट जो आपने बनाया है वो रजिस्ट्रार के पास विद इन द 30 डेज सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, विद इन द 30 डेज ऑफ द एलएलपी इनकॉर्पोरेशन। आपको इनकॉर्पोरेशन, आपके सारे काम सही है, सब कुछ ठीक है सर, आप एलिजिबल हो इनकॉर्पोरेशन के लिए। इनकॉर्पोरेशन मीन्स एज ए कॉर्पोरेट बॉडी अब आप काम कर सकते हैं, मैंने दे दिया। अब क्या कहते हैं कि ठीक है, मान लो आज क्या है, 17 नवंबर को मैंने आपको सर्टिफिकेट दिया है इनकॉर्पोरेशन का। अब आपके पास 3 दिन है, यानी 17 दिसंबर तक एलपी एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ चीज़ें करनी है, कोई भी चीज़ें बनानी है, मेरे पास सबमिट होना चाहिए। मेरे पास कौन, आरओसी के पास। अदरवाइज आप रन नहीं कर पाओगे चीज़ें, रन तो कर लोगे, आगे चीज़ें बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि आप रजिस्टर ही नहीं हुए होगे, और जो रजिस्टर नहीं होगा उसके साथ कोई काम करना नहीं चाहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
ऑप्शनल नेचर होता है, डिफॉल्ट प्रोविजन होता है। एल देखो सेकंड लाइन में क्या लिखा है, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल एलएलपी टू हैव द वन इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एलएलपी एग्रीमेंट। एक जरूरी नहीं है कि सबके पास एलएलपी एग्रीमेंट हो, ठीक है, वो कह रहे जरूरी नहीं है, वैसे होना चाहिए। अगर एब्सेंस है तो एक फर्स्ट शेड्यूल आता है एलएलपी का, वो आपके पास होना चाहिए कि हमने विल अप्लाई बाय डिफॉल्ट दिस डिफॉल्ट प्रोविजन में हमने क्या करा है कि हम एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बना पाए 30 डेज में जो भी है, बट फर्स्ट शेड्यूल में हमने अपनी सारी फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज सब कुछ मेंशन कर दी, हम बाकी दिन में बना लेंगे ताकि उसका काम शुरू हो। क्योंकि पता है एग्रीमेंट बनना बहुत बड़ी चीज है। एक चीज को समझो, आप दोनों एलएलपी शुरू करना चाह रहे हो या आप चारों एलएलपी शुरू करना चाह रहे हो, एग्रीमेंट बनाना, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, हर एक टर्म एंड कंडीशन पे चारों लोग एग्री करते हैं, यही है ना एग्रीमेंट का मतलब। अब चारों के ओपिनियन अलग, फाइनेंशियल कंडीशन अलग, चीजें अलग, तो वो बनने में बहुत टाइम लग सकता है। ये नहीं है कि आपने आज प्लान किया कि हम एलएलपी एग्रीमेंट बनाएंगे, नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि आपको डिटेलिंग लिखनी पड़ेगी। इन केस जो जैसे हमने कल पढ़ा कि इन केस अगर अर्थक्वेक आ गया तो क्या होगा, आप कंस्ट्रक्शन कंपनी हो तो चारों कैसे डील करेंगे, क्या हमारा कोई प्रोविजन है, कोई फ्रॉड हो गया तो क्या होगा, मटेरियल कौन सा होगा, कौन सी कंपनी का होगा, कितनी क्वांटिटी में होगा, क्या क्या उसका उस मटेरियल के रॉ मटेरियल होगा, लिखना पड़ता है सब। क्योंकि आप जिसके साथ डील करोगे उसे हर एक चीज पता होनी चाहिए और आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। ये नहीं है ना कि शुभ को बस सब कुछ पता है बाकी सबको नहीं पता, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। शुभ एग्री उसमें नहीं जा सकता, मीटिंग में आपको जाना पड़ जाए तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, हर एक डिटेल, हर एक मीन्स हर एक, वो कहते हैं ना डिटेलिंग में काम होना चाहिए, वो ये कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आप कभी कंपनी को उठा के देख लेना या किसी का भी, आपको सब छोड़ो, आप एनुअल रिपोर्ट उठा लेना कभी किसी कंपनी, सब छोड़ो उसमें, यू नेम इट, आपको वो चीज मिलेगी, यू नेम इट। एम्प्लॉयज कितने, कौन सी ब्रांच में कितने एम्प्लॉयज है, वो भी ब्रांचेस क्या क्या है, लोकेशन क्या क्या है, शेयर्स क्या क्या है। मेरे पास 8 सेगमेंट है जिसमें मैं डील करता हूँ, ऑटोमोबाइल्स में भी करता हूँ, खाने में भी करता हूँ, क्लॉथ्स में भी करता हूँ, स्पेस में भी मेरा काम है, टेलीकॉम में भी मेरा काम है, तो हर एक से कितना रेवेन्यू एक्सपेंस आ रहा है सब कुछ आपको मिल जाए, इसलिए कहते हैं डिटेलिंग होनी चाहिए, चाहे आप एलएलपी जाओ, चाहे आप पार्टनरशिप जाओ, चाहे कहीं मर्जी जाओ। क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। रोल एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है, कंपनी से कंपैरिजन हो गया, एब्सेंस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, जस्ट रीड। अच्छा, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि एलएलपी के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं। अगर आपके पास आया तो मोस्ट प्रोबेबली एक आना चाहिए केस डिफरेंस बिटवीन कंपनी, पार्टनरशिप एंड एलएलपी, ये क्वेश्चन आएगा आपके पास डायरेक्ट, या मैक्स टू मैक्स व्हाट इज एलएलपी, या व्हाट इज एलएलपी एक्ट, फीचर्स क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एलएलपी क्या है। अगर आप ये दो चीजें ध्यान से देखो क्वेश्चन, अगर आपने टेबल पढ़ लिया तो दोनों क्वेश्चन कवर अप हो गए, क्योंकि एलएलपी के उसमें भी 8-10 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप उनके पॉइंटर बना के लिखोगे तो काम खत्म। उससे हटके तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, सारी चीजें दे रखी हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, अब जो आता है कि जिस आपको पता होना चाहिए रीड आउट करने के लिए, मेजर क्वेश्चन इसमें से यही दो उठेंगे जो मैंने आपको बताया, ये आपको सबसे पहले करने हैं, बाकी सारे ही है, रीड आउट भी मार दोगे तो आप खुद से लिख सकते हो। जैसे अगला टॉपिक आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी इनकॉर्पोरेशन होता है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट उन्हें चाहिए होते हैं, क्या क्या मिलते हैं, चीजें सारी। पहला क्या होता है, ऑब्टेन्ड। अच्छा आप बताओ, चलो ये तो ठीक है। अगर आप मेरे पास आ रहे हो सर हमें इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दे दो, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मीन्स कि आप एज ए कॉर्पोरेट बॉडी बन जाओगे, आप मेरे पास आ रहे हो तो क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, होनी चाहिए जब मेरे पास अप्लाई करोगे।
या क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं एलएलपी के लिए कि उसे एज ए मतलब उसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाए। क्या? ठीक है, जल्दी बताओ। आप मेरे पास रजिस्टर करने आ रहे हो तो क्या क्या होना चाहिए? ये तो छोड़ दो, जो बुक में लिखा है वो तो चलो है ही चीज़ें। वैसे क्या क्या होना चाहिए, खुद सोचो। आपको इनकॉर्पोरेट करवाना है अपनी body को। चलो ये भी छोड़ दो, और सिंपल टर्म्स में जाते हैं। एडमिशन करवाना है कॉलेज में, रजिस्टर करना मतलब हो गया सिंपल सा। सेम कंपनी का भी एडमिशन हो रहा है कि उसे लिस्टेड कर दिया जाए, फिर लिस्टेड कह रहा हूँ, रजिस्टर्ड कर दिया जाए। तो जब आप एडमिशन पे आते हो क्या क्या लेकर आते हो? तो कंपनी की क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए? हर एक चीज़ जो आप सोच सकते हो कि अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका प्रूफ होना चाहिए। कंपनी क्या करने जा रही है, ड्यूटीज़ क्या हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, अगर आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है तो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, कौन से मटेरियल से चीज़ें मिल रही है, सारी चीज़ें। हर एक चीज़ आप इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेने से पहले सब एक चीज़ सबमिट करोगे। जैसे उसने क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें अभी आपके सामने आएंगी। एक होता है ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कोई भी एक कंपनी होगी उसे डीएससी चाहिए होगा। व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर गाइस? सिंपल सा मतलब है, हर कंपनी खुद से तो साइन करनी नहीं जाएगी। चलो ये एग्रीमेंट मेरा हो गया, मैं साइन कर देता हूँ, उसका सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर इन सेंस सील, स्टैम्प हो गई। तो सबसे पहले आपको वो इशू करवाना है, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, हु डेजिग्नेटेड पार्टनर लेंगे, रिक्वायरमेंट है, ये जस्ट रीड कर जाओ। उसके बाद आता है ऑब्टेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपके प्रोमोटर और डायरेक्टर होंगे, वही होंगे ना, उनका एक नंबर होना चाहिए, चीजें होनी चाहिए। सो गए थे? मेरे को लगा सो गया। डिन, हर एक डायरेक्टर, आप कोई भी डायरेक्टर ले लो, उसका एक पर्टिकुलर नंबर होगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर, कि आप वो नंबर डालोगे तो उस डायरेक्टर की सारी डिटेल्स आ सकती है। डिन कहते हैं उसे, DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। किसी भी डायरेक्टर को आपको जानना है, उसके चीज़ें करेंगे, या तो उस पर जाओ, सिंपल सा है, उसकी साइट पे वहाँ देख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टर की एक लिस्ट होती है, वहाँ पे आप जाके पूरे उसका नंबर डालो, डिन नंबर। क्योंकि ऐसे शुभ नाम के तो 50 डायरेक्टर हो सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे अलग अलग आइडेंटिफिकेशन कर लेना पड़ता है आपको, उसके बिना काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मनीष जैसे तो बहुत डायरेक्टर होंगे। अब मनीष, कौन पर्टिकुलर मनीष इसी कंपनी का चाहिए तो उस कंपनी का डिन डालोगे तो आपका डिन डालूंगा तो आ जाएगा। जैसे पैन कार्ड सबका अलग है, आधार अलग है ना। मेरे पास अगर कोई ऐप है या प्लेटफॉर्म है, मैं उसमें डालूँ आपकी डिटेल तो आपका नाम, पूरी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी, सेम डिन, कुछ अलग नहीं। रिजर्व ऑफ LLP नेम, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये नाम तो रिजर्व करवाओ पहले, ठीक है। आप कंपनी का नाम जो ले रखना चाहते हो, क्या वो कहीं मतलब अवेलेबल भी है या नहीं? व्हाट्सएप और स्नैपचैट होता है, उसमें तुम आईडी बनाते हो, वो लिखता है ना नॉट अवेलेबल, सेम इधर, कि आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो नाम आप लेकर जा रहे हो वो अवेलेबल है भी या नहीं, या किसी और ने तो नहीं ले रखा ऑलरेडी, फिर आपको चेंज करना। अच्छा, इस ये प्रोसेस सारा टाइम टेकिंग है,
नाम यूं ही नहीं डिसाइड हो जाता 2 मिनट में। जियो हो गया, जोमेटो हो गया, ऐसे यूनिक, स्विगी, ऐसे ही नहीं आ गए, मारुति। ठीक है, हर एक के पीछे एक रीजन मिल जाएगा, आप उनसे जाके पूछ लो कि भैया इसका नाम मारुति क्यों है, वो रीजन बता दो। जोमेटो वाले से पूछो, स्विगी वाले से पूछो, वो सब रीजन बता देंगे स्विगी का मतलब क्या होता है। अच्छा, एक चीज आपने देखी है, जितने भी नाम है शॉर्ट है, ठीक है, और बहुत इजी है बोलने में और यूनिक है। ये एक फीचर होता है नाम का, कि आपको ऐसे नाम रखने हैं कि लोगों पे, नाम पे वो याद हो जाए और हमेशा उनके मुंह पे रहे। स्विगी, जोमेटो, डोमिनोज, छोटे ही तो हैं, कोई ये थोड़ी डोमेजोल पूरा पूरा नाम तो नहीं दे रखा ना किसी ने। मैकडी, मिलेगा ही नहीं आपको नाम। रीबॉक, मैक्स टू मैक्स, अगर आप एक चीज शायद मैंने नोटिस करी है, मिनिमम अगर आप देखो बड़े भी हो रहे हैं तो कितने वर्ड्स हैं, 6 या 7। डोमिनोज में कितने आ रहे हैं, 6। स्विगी में कितने आ रहे हैं, 6। जोमेटो में कितने आ रहे हैं, मारुति में कितने हैं? ये टेक्निक है। अरे मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ कि मोस्ट कॉमन 7-8 होंगे, मतलब किसी में 10-15 नंबर का नहीं है कोई भी बड़ा सा। 6 या 7, एडिडास, 6 या 7। 10 का भी नहीं मिलेगा, बहुत कम है जो 10 के मिल जाएंगे, बहुत कम। सबसे पहले छोटे ढूंढते हैं, वो सबसे छोटा क्या रखा जाए। 6 या 7, 6 या 7, और 10 से नीचे मिलेंगे आपको। रिलायंस हो गया, सफारी हो गया, टाटा हो गया, होंडाई हो गया, BMW हो गया, सबसे छोटा। वो अलग बात है, उसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, LLP एग्रीमेंट हो गया कि आपको सबमिट करना है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिलेगा। उसके बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, LLP एग्रीमेंट होता है। पैन नंबर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, पैन नंबर किसका, डायरेक्टर का या कंपनी का? 10, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर आपको सबमिट वो लेना पड़ेगा सब कुछ। कब लेना पड़ेगा, जब आप इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाए। जब तक आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ना, आपको पैन और 10 नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले देख रहे हो कि LLP में जाने से पहले आपका डिन नंबर होना चाहिए, आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, ठीक है, आपका LLP एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, आपके पास अपना नाम होना चाहिए। उसके बाद आपको दिया जाएगा सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का। उसके बाद अब आप क्या कर सकते हो चीजें, पैन के लिए अप्लाई करोगे, 10 के लिए। हाँ, देखो, अगर वो उससे आपसे, अगर इसका क्वेश्चन बनता है इन केस, क्या 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 फिर से बोलो। हम्म, LLP यूज करो। कंपनी भी क्यों यूज करना है, कंपनी तो आप यूज ही नहीं कर सकते। तो LLP यूज करो ना, LLP हैज दिस 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 फीचर, LLP हैज दिस दिस। LLP रखा क्यों अलग है, इसलिए तो रखा है। तुम उसमें भी कंपनी का यूज कर लोगे तो फायदा क्या है? और ऑर्गेनाइजेशन क्यों करना है जब LLP है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन हो गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया, LLP क्या होता है, LLP के फीचर्स क्या होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, LLP एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP क्या होता है। मोस्ट मैं कह रहा हूँ डिफरेंस है आपका। ठीक है, और LLP के बारे में फीचर्स और एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ। बिल्कुल किस्मत खराब होगी तो ये भी आ जाएगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। ठीक है, क्योंकि इतना कुछ खास नहीं है हमने जो चीजें पढ़ी हैं।
कोई है किस्मत है, क्योंकि क्या है ये, इसमें डिन चाहिए, आपको पैन चाहिए, आपको एलएलपी का नाम चाहिए, आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जी वो हो जाएगा काम। इससे बढ़िया तो कोई डिफरेंस पूछ ले तो इससे ये पता लग जाएगा कि आपको पूरी यूनिट समझ में आ गई है, जिसमें कंपनी भी थी, जिसमें एलएलपी भी। पार्टनर्स। अच्छा, इसमें एक पार्टनर आएगा एज ए एलएलपी, क्या क्या होते हैं, कौन कौन पार्टनर हो सकते हैं, चीजें हैं, वो जस्ट रीड कर जाना। पार्टनर्स और उनकी लाइबिलिटी क्या क्या, रीड कर जाना, उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। कौन कौन से हो सकते हैं, इंडियन कंपनीज हो सकती हैं, कौन सी हो सकती है, कोई भी कर सकते हैं, जब उसने बोला इंडियन कंपनी। मेरे को एक चीज़ बताओ, एलएलपी समझ में आ गया, क्लियर है ऑलमोस्ट। डिसक्वालिफिकेशन, या अगर मैं बोलूँ सिंपल इन सेंस, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ए पार्टनर कब हो सकती है, एक पार्टनर डिसक्वालिफाइड कब कब हो सकता है, इन सिंपल, अनसाउंड माइंड, नॉट इनसाउंड। अनसाउंड माइंड का क्या मतलब होता है, माइनर इज डिफरेंट, डिफरेंट थिंग। हाँ ठीक है, ठीक है। और क्या मतलब होता है अनसाउंड माइंड का, अनसाउंड माइंड का पूछ रहा हूँ। और क्या मतलब हो सकता है मनीष, अनसाउंड माइंड का, और कैसे हो सकता है, डिप्रेशन में चला गया, आप वो मेंटली स्टेटस उसका ठीक नहीं है, कुछ बीमारी है। डिप्रेशन इज नॉट अ बीमारी, ठीक है, कंडीशन है। मेंटल इलनेस इज अ बीमारी, ठीक है। और दूसरा ड्रंक है, ठीक है, कभी कॉन्शियस रहता है, कभी कॉन्शियस नहीं रहता, ठीक है। जब वो अनसाउंड माइंड नहीं होगा तब डिस्क्वालीफाइड हो सकता है, और है, नहीं नहीं, अनसाउंड माइंड हो गया, अब कैसे डिस्क्वालीफाइड हो सकता है, इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, ठीक है। और दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब भी कोई तुमसे पूछे ना कि भैया डिस्क्वालीफाइड कैसे हो सकता है या टर्मिनेट कैसे हो सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट या एजेंसी, सिंपल बोल दो, डेथ हो गई, डेथ ऑफ द पार्टी हो गई, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया। ये दो तो चेंज ही नहीं होंगे, ये दो सब में आ सकते हैं, इससे भी बढ़िया टाइम खत्म हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट का, चीजें खत्म हो गई। अच्छा, और तीसरा और चौथा मोस्ट कॉमन हो सकता है कि वो कन्विक्ट हो, कन्विक्ट इन सेंस उस पर केसेस चल रहे हैं, तो इलीगल माना जाएगा। क्लियर हो रही हैं चीजें, डेथ हो गई आपका, अनसाउंड माइंड हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कन्विक्ट हो गया, कन्विक्शन हो गई, ये सारे इसमें जो आते हैं कि डिस्क्वालीफाइड एक पार्टनर इन एलएलपी कैसे हो सकता है। क्या हम क्लियर है, कोई डाउट। अच्छा, एक चीज याद रखना, डिस्क्वालीफाइड एज ए पार्टनर और हाउ अ पर्सन स्टॉप टू बी ए पार्टनर ऑफ एलएलपी, ऑलमोस्ट सेम है। जब डेथ हो जाएगी तो वो पार्टनर कैसे रहेगा, कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी तो कैसे होगा, जब वो अनसाउंड माइंड होगी तब भी नहीं पार्टनर बन सकता, इंसॉल्वेंट होगी तब भी नहीं बन सकता। तो कंफ्यूज मत होना कि इसमें हमने ये चीज नहीं पढ़ी है, ये चीज नहीं पढ़ी, सेम है ऑलमोस्ट। ओके। अच्छा, जो इसमें बाकी छोटे छोटे टॉपिक रह गए ना, वो जस्ट रीड कर लेना कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होते हैं, बाकी चीज़ें क्या होती हैं, जस्ट रीड करना है। जैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर में आपको आपको फिर पिन नंबर चाहिए होता है, कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे, बस उसमें ये डिटेल, बेसिक छोटे 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 टॉपिक, उसमें और कुछ नहीं करना, इंपॉर्टेंट चाहे इसमें लिख लो, डिफरेंस हो गया।
आपके एलएलपी के बारे में हो गया। एलएलपी में एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फीचर तीनों चीज़ें आनी चाहिए जब भी आप एलएलपी के बारे में लिखो। अगर उसने यही पूछ लिया सिंपली एक्सप्लेन द एलएलपी एक्ट, सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, देन फीचर्स आएंगे, देन एडवांटेज आएंगे, देन डिसएडवांटेज आएंगे, मोर देन इनफ। फिर तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, तीसरा क्वेश्चन। बाकी सारे अगर आपने रीड भी कर रखे हैं, डिसॉल्व कैसे होता है वो आपको बताइए, बाकी सारे रीड भी कर रखे हैं तब भी काम हो जाए। बट ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे होने चाहिए कि आपने लिखे हुए हो, याद करते टाइम, याद करते टाइम लिखने होने चाहिए कि ये चीजें ऐसे 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 होती हैं तो ये चीजें ऐसे होंगी। ठीक है, क्लियर हुआ एलएलपी, समझ में आया है मनीष? बोरिंग तो नहीं जा रहा? देखो मैं है, देखो कॉर्पोरेट लो है, मैं मानता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि है थोड़ा, पर चीजें निकालनी तो है, ठीक करना तो है। क्लियर हो रहा है? एलएलपी यहाँ पे आपका खत्म होता है। ठीक है, बेसिक चीजें। अब हम इसके बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में, फ्राइडे वाली में तो बताएगी क्या क्या किया है। मेधावी, क्या नाम है? मेधावी है, माधवी, माधवी। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने क्या क्या करा था? सब कुछ में हमने उसमें क्या क्या कर लिया था? हमने उसमें कर लिया था फ्री कंसेंट, या तो मैं बता दूं। ठीक है, फ्री कंसेंट हो गया, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज हो गया, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रेमेडीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये सारी चीजें हमने डीपली करी है। डीपली मीन्स एक एक पॉइंट के साथ एग्जाम्पल के समझ के। ठीक है, उसके बाद आया स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बेलमेंट प्लेज होता है, एजेंसी होता है, और गारंटी और इंडेमनिटी होता है। ये तीनों हमने डिटेल में कर ली, पूरी यूनिट खत्म हो गई। और कोई पूरी यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी बड़ी है कंपनीज के बाद। उस फर्स्ट यूनिट के बाद जो बड़ी यूनिट आती है वो आपकी आती है कंपनीज एक्ट। ठीक है, अगर आप फर्स्ट यूनिट कर लो तो मेरे ख्याल से फर्स्ट यूनिट के जो मार्क्स होंगे वो 25 to 30 होंगे, अकेली यूनिट 30 नंबर की हो सकती है। लास्ट वाली यूनिट में भी आपकी शायद 20 नंबर की हो। ठीक है, दूसरी भी 20 नंबर की हो, तीसरी भी 20 नंबर की, या तीसरी तीसरी 30 नंबर की हो सकती है, 20 नंबर की हो सकती है, और 10 या 15 नंबर की, जैसा भी हो। फर्स्ट यूनिट और थर्ड यूनिट सबसे बड़ी है, और फर्स्ट यूनिट में तो कम से कम 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन है, सामने सामने। फोर्थ, थर्ड कंपनीज एक्ट। तो आपको पहले सबसे पहले उठाना कौन सी है? फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट तो ऐसी होनी चाहिए क्योंकि उसमें से क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ कि डिस्चार्ज एंड जो आपको पहले लिखवाए थे मैंने इंपॉर्टेंट, वो सामने लिखे हुए हैं पेपर पे, आप मान के चलो। एसेंशियल्स क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड इंडेमनिटी, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, इंडेमनिटी, वो सारे लिखे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली यहीं से क्वेश्चन होते हैं, घुमा फिरा के पूछ लेंगे। 25-30 नंबर तो यहीं से हो गए। तो सोचो आपने 1/3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अगर फर्स्ट यूनिट, 1/3। और कल अगर आप आ जाते ना, बिलीव मी, मैं कह रहा हूँ बिलीव मी, आपका यही कंप्लीट हो जाता। आप सिर्फ घर पे जाके जस्ट रीड आउट भी मारते तब भी काम हो जाता, क्योंकि हमने पता है डिटेलिंग में काम किया है कल। डिटेलिंग इन सेंस हर एक का एग्जाम्पल, हर एक पॉइंट का एग्जाम्पल, पॉइंट तक डिस्कस किए हमने बैठ कर। और मैंने नहीं, मैम नहीं बताया सारी चीजें। ठीक है, सारी चीजें हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है, क्योंकि उससे फायदा होता है। आप आप चाहे मेरे पास न्यू एज मार्केटिंग में थे, मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ फिर वो करो, क्योंकि इससे फायदा क्या होता है कि आपको याद हो जाएंगे ये चीज। वो बहुत इंपॉर्टेंट थी बेटा, फर्स्ट यूनिट निकल गई इसमें।
क्योंकि आप मान के चलो कि 25-30 अगर आपको पॉइंट भी पता थे ना, कल डिस्कस भी कर लेते तो भी काम खत्म था। घर पे जाके रेट आउट मान, क्योंकि फंसोगे आप सबसे ज्यादा फर्स्ट में। एलएलबी में क्या है, आपने अगर टीम में कह रहा हूँ टेबल भी पढ़ जाओ, सब छोड़ दो, टेबल भी पढ़ ली तब भी काम खत्म। काम खत्म है एक्चुअल में, पॉइंट्स ही तो लिखने तुम्हें। फर्स्ट यूनिट नहीं लिख पाओगे तुम खुद से। एलएलबी तो तुम्हें पता था, मैं कह रहा हूँ कंपनी का भी थोड़ा सा पता है, फर्स्ट यूनिट कतई नहीं लिख पाओगे। कोई नहीं, नेक्स्ट संडे वाली क्लास मत छोड़ना, उसमें हम कंपनीज खत्म करेंगे उसमें। कंपनीज और कोशिश है, देखो मैं ट्राई कर सकता हूँ कि आपके आज 3 एक्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में भी निकाल लेंगे, एक डेढ़ एक्ट जो भी है, आपके 3 रह जाएंगे, नेगोशिएबल, कंपनीज और आईटी एक्ट। देख लूंगा चीज़ें, अगर बहुत चीज़ें हो जाती हैं। सुनो सुनो, 10-12 का दे रखा है मैं मानता हूँ, बट चीज़ें बहुत हो जाती हैं। ये जो है इसकी एक लिमिट है। ठीक है, मैं आपको पढ़ मैं आप मेरे साथ बैठो आज पूरे दिन, मैं पूरे दिन में लॉ खत्म करवा दूंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या होता है कि ठीक है कि आप समझ जाओगे, ठीक है, जो बाकी हर कोई नहीं समझ सकता, कैपेसिटी है। 2 घंटे बाद ही लो ऐसा हो जाता है कि भैया हो गया बस, हो गया बस काम खत्म। ठीक है, वही तो बेटा, मेरे को तो इशू है। मैंने बात तो करी है, नेक्स्ट संडे अभी भी मैं बात करके आऊँगा, देखता हूँ चीज़ें जैसी भी होती हैं, कि अगर हो जाए लो का कंप्लीट करेंगे। हाँ सर ने ही बोल दिया था, पर इसके लिए टाइम चाहिए है, लो डिमांड करता है टाइम, लो के लिए टाइम चाहिए। अभी तो मुझसे जितना कोशिश होया जा रहा है कि इम्पोर्टेंट निकाल दूं, ताकि पेपर में अगर आपके क्वेश्चन आए तो आप कर सको। ठीक है, अभी तो हम डिटेलिंग में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अभी पेपर जरूरी है। डाल दो, कोई इशू नहीं है। नहीं, एसओएल के भी तो होंगे। बीएमएस में से उठा लो, उस सुखदेव सुखदेव के साइट पे मिल जाएगा आपको, सुखदेव वाले ही है ना। हाँ, मैं वही, भेजो भेजो ग्रुप पे भेजो। पर उससे आप बस ये मान के चलना, उससे इजी होता है आपका पेपर। ठीक है, उसमें केस स्टडीज भी आई होंगी आपके। देखो फर्क है चीज़ों में, वो आप केवल पढ़ रहे हो 10 डेज या 12 डेज की क्लास होती है, if I'm not wrong। वो 16 डेज उसी में पढ़ लेते हैं, एक महीने में। ठीक है, 32 लेक्चर हो गए, आपके कितने होते हैं, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 20। उनके एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 40 से 50 लेक्चर हैं, आपके लिए एक सब्जेक्ट के लिए मैक्स टू मैक्स 10, 22 या 20 लेक्चर है। फर्क है जी। ठीक है, और कुछ। हाँ, अरे यहाँ पे बैठे हुए थे, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था आराम से, जैसे ट्यूशन होती है ना, प्राइवेट ट्यूशन, जस्ट एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड। प्राइवेट ट्यूशन होती है ना, जैसे एक एक वर्ड डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, ऐसे पढ़ रहे थे हम। और लिट और लिटरली, मतलब सच्ची बता रहा हूँ कि टाइम नहीं पता लगा, 4 घंटे पढ़े हैं हम, 4 घंटे पढ़े हैं, 10-15 मिनट ऊपर नीचे जो भी है, पर हम 4 में से 3.5 घंटे पढ़े हैं। अब ये लगा लो, सिंगल बच्चे के साथ।
पूरा। ये तो है, चीजें तो। चलो करते हैं थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा बाद में करेंगे। ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। चलो, क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? बेसिकली कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है, सर्विस लेता है, कुछ भी करता है, तो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। ठीक है, जिससे कंज्यूमर को बचाया जा सके, चीज़ें कर सकें कि वो कहीं पे उसका लॉस ना हो, लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ हेल्थ, कुछ भी उसको लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगर इसमें देखें तो बेसिकली क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अब लाया गया है, जो कि पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस कर रहा है, चेंज किया गया। पहले 1986 में आ गया था, अब 2019 2029 में एक्ट लाया गया। क्या था इसमें, न्यू क्या है? पर्पस ऑफ सेफ गार्डिंग द कंज्यूमर इंटरेस्ट एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज। अब इसमें एक चीज और लाएगी। देखो, पहला तो यही था कि सेफ गार्ड किया जाए इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, बट अब इसमें काउंसलिंग बनाने की सिफारिश करी गई है या बना दी जाएगी कि आपको काउंसलिंग ऑन स्टेट सेंट्रल लेवल, जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को सबको देखेगी। काउंसिल एट द स्टेट लेवल, जो स्टेट लेवल पे सारी चीज़ें देखेगी। काउंसिल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो फॉर्मेशन होगी। काउंसिल मीन्स मेंबर्स के मेंबर्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसमें उनके पॉलिसी गाइडलाइन सब कुछ देखी जाएगी। जो भी केस आ रहे हैं, क्या केसेस आ रहे हैं, जैसे नेस्ले का केस आया था या मैगी का केस आया था, सॉरी मैगी नेस्ले, ठीक है, तो उसका केस आया था कि इसमें लेड है, चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को देखा गया। बैन हुई थी, शायद में भी थोड़े टाइम के लिए हुई थी, जब आया ही आया। अब भी दुनिया खा ही रही है, कुछ नहीं हो रहा। दुनिया पहले भी खाई रही थी, कुछ नहीं हो रहा। अब जैसे बीच में हुआ था कि साबुनों में ये है, कोलगेट में ये आता है, चीज़ें ये आती हैं, किसी के आगे नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि आयुर्वेदिक को फॉलो करो, चीज़ें करो, वो करो। साबुन बचपन से चल रहे हैं, हम भी उस साबुन से नहाए। मंजन भी हमने बचपन से किया है, 30 मतलब 20 21 22 तक साल तो तुमने निकाल लिए, कुछ ना हुआ तुम्हें, बिल्कुल सही है तुम्हारी बॉडी। तो वो चीज़ खराब कैसे हो सकती है? एक चीज़ बताओ, नहीं हो सकती ना। आयुर्वेदिक इज अ ऑप्शन, नो डाउट, जिसको अच्छा लगता है करना चाहिए, व्हाई नॉट, तो इसमें भी हार्मफुल नहीं। बट ये कहना कि दूसरे में हार्मफुल है, वो गलत है। वो कंज्यूमर के ऊपर छोड़ दो ना, आप नहीं डिसाइड कर सकते। गवर्नमेंट कभी ये नहीं कहेगी कि आप ये वाला साबुन यूज करो, चीजें यूज करो। गवर्नमेंट में या फिर कहीं पे भी जिस कंट्रीज में अगर वैरायटी नहीं है या ऑप्शन नहीं है, वहाँ दिक्कत है। अब टाटा नमक है, नमक एक ऐसी चीज है, ठीक है, और उसमें मोनोपोली हो भी जाएगी तो भी क्या है, असेंशियल एलिमेंट है। तो इतनी वैरायटी की जरूरत भी नहीं है कि उसमें फ्लेवर डाल दो। ठीक है, मैंगो सॉल्ट है भाई, जरूरत ही नहीं है, सॉल्ट ही तो चाहिए। तो कई चीज़ों में ज़रूरत भी नहीं है। पर जैसे कार है, कार अगर एक जैसी हो गई तो दिक्कत है, 200% दिक्कत है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें मोनोपोली हो ही नहीं सकती, अगर वहाँ मोनोपोली हुई तो दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम सेक्टर, ऑलमोस्ट जब जियो आया, सब सब कुछ कैप्चर कर लिया उसने। वोडा और आइडिया का मर्जर क्यों हुआ है? इसलिए तो हुआ। वही तो मैं कह रहा हूँ, जियो हो गए, ये हो गए। अब आपका वहां से एलन मस्क भी आ रहा है सैटेलाइट का वो लेने, ठीक है, स्टारलिंक के थ्रू। ठीक है, वैसे ही और कंपटीशन आप इन चीज़ों में ख़त्म नहीं कर सकते। कंज्यूमर को आपको वैरायटी देनी देनी है, हर कोई हर चीज़ नहीं परचेज कर सकता, सबकी एक लिमिट है। क्लियर हो रहा है? ठीक है।
तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आया उसमें ये इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी जो कि डेडिकेटेड होगी टू एफिशिएंटली रिजॉल्विंग कंज्यूमर के डिस्प्यूट क्या क्या, ठीक है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाएगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर देखेगी। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ये सारी चीज़ें बेसिकली एड्रेस करी जाएंगी। बेनिफिट्स क्या क्या दे सकते हैं, इजी एक्सेस क्या क्या हो सकता है, कन्वीनियंट पेमेंट मेथड हो गए, जो भी रिलेटेड होगा कंज्यूमर से वो सब कुछ आपका इस प्रोटेक्शन एक्ट में। कौन से इजी मेथड दे सकते हैं, इजी एक्सेस दे सकते हैं, कैसे हर एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्या उसमें मार्क है ISI का या नहीं है, सारी चीज़ें। क्या उसमें फूड प्रोटेक्शन एक्ट सारी चीज़ें लग रही है नहीं लग रही हैं, क्या वो स्टैंडर्ड का है या नहीं है, क्वालिटी चेक हो रही है नहीं हो रही, सब चीज़ देखी जाए। अरे पहुँचने तो दो, बिल्कुल ही नीचे पहुँच गए तो मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ। वाह भाई वाह, ये सेकंड सेकंड उस पे पेज पे पहुँचा हुआ, ठीक है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में चीज़ें बताई गई। टाइटल क्या है, एक्सटेंड कहाँ तक है, पूरे इंडिया में, एक्सपेक्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग अब नहीं होगा, पहले था एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। कमेंसमेंट हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेंस किया था। बेसिकली अगर आपसे वो डिफरेंस पूछे कि 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या डिफरेंस था और अरे बताने दो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या डिफरेंस था, पढ़ो। तो खोल रखा है। क्या हो गया, एक एक पढ़ो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आप पढ़ो शुभ, ठीक। कोई रेगुलेटर नहीं था पहले, अब रेगुलेटर है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। पहले क्या था, जहाँ पे सेलर का ऑफिस है जो सेल कर रहा है चीज़, ठीक है, उसके ऑफिस में जाके या फिर उसके वहाँ पर रजिस्टर्ड करी जाती थी, ठीक है। अरे सुन तो लो, कंज्यूमर कोर्ट जहाँ पे मान लो आपका साकेत में है कंपनी, ठीक है, आपकी कंपनी में कोई डिफॉल्ट हुआ प्रोडक्ट में, जो साकेत में कोर्ट होगा कंज्यूमर कोर्ट, वहाँ पे एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। बट अब क्या है, जो आपका 2019 में आया कि आप ईस्ट दिल्ली में रहते हो, ईस्ट दिल्ली में आप कहीं पे भी रहते हो, मान लो आनंद विहार रहते हो, वहाँ पे आपकी दिक्कत हुई और जो कंपनी है वो साकेत में रहती है, तो अब आप आनंद विहार वाले कंज्यूमर कोर्ट में भी एप्लीकेशन डाल सकते हो। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, चलो, ठीक है। पहले कोई प्रोविजन नहीं था कि कंज्यूमर कोर्ट टाइप की कुछ चीज़ें होंगी, सिविल कोर्ट में चला जाता था उसी। अब कंज्यूमर कोर्ट बनाए गए हैं कि पहले आप कंज्यूमर कोर्ट में जाओ। अच्छा, क्यों बनाए गए होंगे कंज्यूमर कोर्ट, जब हमारे पास सिविल कोर्ट होते हैं, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हमारे पास हाई कोर्ट होते हैं, फिर सबका हेड सुप्रीम कोर्ट भी है। अच्छा, और वाई वी नीड कंज्यूमर कोर्ट, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट तक जब पहुंचता है, जब नीचे की सारी अदालत चीज़ें वो हो जाती हैं, वहाँ पे नहीं सेटिस्फाई होता सामने वाला, तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है वो, ठीक है। तो पहले कंज्यूमर लेवल पे चीज़ें निपटा ली जाए कि कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, कंज्यूमर की कोई दिक्कत है वो सीधा कंज्यूमर कोर्ट में जाए। कंज्यूमर सेक्शन बहुत बड़ा है, ठीक है। कंप्लेंट बिलियंस हो सकती है, सिविल्स में उसमें थोड़ी कम होगी, बाकी जो आप कोर्ट में जाते जाओगे वो अलग है, ठीक है।
तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग अलग बांटने के लिए, ताकि वर्क प्रेशर ना बढ़े, हमें कंज्यूमर कोर्ट की जरूरत। ठीक है, क्योंकि पहले सब लोग जैसे सिविल कोर्ट में जा रहे थे, अब आपको क्या जाना है, कंज्यूमर। कंज्यूमर कोर्ट थे बट डीलिंग सारे सिविल कोर्ट करते थे। जब 2019 में आया तो उन्होंने कहा जो सारी सारी होगा ना, अब सब कुछ कंज्यूमर करेगा और कोई नहीं करेगा। पहले थोड़ी सी चली गई कंज्यूमर कोर्ट में, लोगों को पता भी नहीं था, अवेयरनेस भी नहीं थी, सब सिविल कोर्ट जा रहे हैं। कुछ आपकी सिविल कोर्ट किस लिए होता है, कोई आपकी वैसे ही कुछ प्रॉब्लम हो जाए, दिक्कत हो जाए, उसके लिए होता है सिविल कोर्ट। लोग क्या करते थे, कंज्यूमर में कोई प्रोडक्ट में दिक्कत आई, चलो जी सिविल कोर्ट। कोई आपके बीमारी हो गई प्रोडक्ट की, चलो जी चलो। अरे सब वहां चले जाओगे तो सिविल कोर्ट जिस पर्पज के लिए बनाया हुआ है वो कैसे फुलफिल होगा। नेक्स्ट, चलो, जुडिक्शन। ठीक है, क्लियर हो रहा है, बढ़ा दी गई। क्यों, क्यों करा होगा, कंप्लेंट ज्यादा आ रही है। कंप्लेंट ज्यादा भी आ रही है तो उन्होंने कहा कि भैया 1 करोड़ तक सीधा डिस्ट्रिक्ट को कर दो। ठीक है, सारे केस आधे वहां पड़ जाएंगे, 1 करोड़ से 10 करोड़ के लिए स्टेट कर दो। अब एक और दिक्कत उन्होंने देखी कि जो केसेस आ रहे हैं 1 करोड़ से ऊपर के भी आ रहे हैं, आपको क्या करा जाए। तो उन्होंने क्या करा कि स्टेट को 1 करोड़ से 10 करोड़ के लिए कर दिया, नेशनल के लिए अबव 10 करोड़ कर दिया। 10 करोड़ से ऊपर जाएगा तभी आप नेशनल के पास जाओगे, अदरवाइज आप बाकी 2 कोर्ट में आपका मैटर सॉल्व होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, ई कॉमर्स का प्रोविजन क्यों नहीं था पहले, क्योंकि पहले ई कॉमर्स ही नहीं। अब ई कॉमर्स आया 2019 में, जोमेटो और स्विगी, थैंक्स टू जोमेटो एंड स्विगी। ठीक है, या आपका ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, थैंक्स टू डैट कि ई कॉमर्स को भी लाना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, मेडिटेशन। मीडिएशन क्या होता है, बीच में नेगोशिएशन करवाने वाला। पहले कोई प्रोविजन नहीं था, अब नेगोशिएटर होता है। क्लियर है, बेसिक बेसिक वर्ड भूल जाऊँ है ना। चलो, अब क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपके हर एक वर्ड की डेफिनेशन दी गई है। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, मैन्युफैक्चर कौन है, रिटेलर कौन है, कंज्यूमर कौन है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइस क्या होता है, सारी चीज़, मार्केट क्या होती है, हर एक चीज़। ये जस्ट आपको रीड करना है, क्योंकि आप खुद से भी लिख सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या क्या डिफाइन कर रहा है। चलो एक एक करके पढ़ते चलते हैं, सारी की सारी। स्टार्ट करो, दो दो, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, दो दो करके पढ़ते जाओ, हर एक पर्सन दो दो जने पढ़ो। चलो, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट को क्या बोला है, कोई भी फॉर्म ऑफ ऑडियो और विजुअल कम्युनिकेशन है, लाइट के साउंड जो भी करता है, वो अगर यूज हो रहा है पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन के लिए और एंडोर्समेंट के लिए, वो एडवर्टाइजमेंट। कोई भी चीज ऑडियो और विजुअल के थ्रू
आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, दैट्स मीन्स यू आर गिविंग योर एडवर्टाइजमेंट है। कैंपेन ये कौन कर रहा है? नेता ना। कैंपेन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? कंज्यूमर। ठीक है, पब्लिक की बात नहीं कर रहे। कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है, चीजें कर रहा है, कंज्यूमर प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज। नेता तुम्हें कोई गुड और सर्विस नहीं दे। ठीक है, कंपनीज आ गई और यहाँ पे कंज्यूमर आ गए, दो चीजें चल रही हैं बस यहाँ। नेक्स्ट पढ़ो। ठीक है, बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लैब हमने रिकॉग्नाइज करी गई है ना, वहीं पे जाके आपके प्रोडक्ट जो भी हैं टेस्ट होने चाहिए, या आपकी जो लैब है जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो सर्टिफाइड और टेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, कि आपके यहाँ पे लैब में अच्छा काम होता है तरीके से। नेक्स्ट पढ़ो। ये हमने पढ़ लिया है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है, स्टेट की बनाई गई है, डिस्ट्रिक्ट की बनाई गई है। सबके अपने अपने काम है। सबसे पहले सेंट्रल वाली वो करेगी बेसिकली गाइड, पॉलिसीज बनाएगी, स्टेट फॉलो करेगी। स्टेट किसको काम देगी? डिस्ट्रिक्ट को, ताकि नीचे के लेवल के जो जैसे विलेज हो गए, कोई पर्टिकुलर स्टेट पे हो गया, पहले वहाँ पे सोल्व होंगे। क्यों कोड तीन है? डिस्ट्रिक्ट है पहले, फिर स्टेट है, फिर आपका नेशनल है जो हमने पढ़ा। क्योंकि उन्होंने ये कहा है पहले नीचे के नीचे खत्म कर लो। बहुत बड़ा केस है, फिर ऊपर आओ, फिर उससे ऊपर आओ, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट या बाद में। पर बर्डन ये भी तो है कि 3 कोर्ट बन गए। आपको क्या लगता है कितने सारे कोर्ट होंगे? बहुत कोर्ट होंगे। ठीक है, 28 स्टेट है, 29 सॉरी, 29 है। 29 के स्टेट वो हो गए। आप डिस्ट्रिक्ट कितनी है? डिस्ट्रिक्ट बहुत है आपके दिल्ली में, डिस्ट्रिक्ट बहुत है। 8 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है। 8 जितने भी हैं, 11 10 12 जितने भी हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए। फिर नेशनल पे एक आया, नाउ यूपी में इमेजिन कितने कोर्ट बने। ये दिल्ली तो छोटा है, यू कैन इमेजिन यूपी। यूपी इमेजिन करो, महाराष्ट्र को इमेजिन करो कि कितने डिस्ट्रिक्ट को लेवल पे होंगे। करना क्यों है, मैं तो बता रहा हूँ जितने भी है। ठीक है, कंप्लेंट। फिर नेक्स्ट पढ़ो। चलो मनीष आप पढ़ो, ये तीनों आप पढ़ोगे। तीनों तीनों कंप्लेंट है। बेटा इससे ऊपर भी था पहले। कंज्यूमर एसोसिएशन। आपका नाम है? मानसी आप पढ़ो। कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है, एक कंज्यूमर भी हो सकता है, एक वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद हो सकती है, सेंट्रल अथॉरिटी भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। कोई भी कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि यूज तो प्रोडक्ट तो स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही होगी। एसोसिएशन है कंज्यूमर्स की, ठीक है, जिनका सेम इंटरेस्ट है। ठीक है, चीज़ें हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो वो पूरी की पूरी एसोसिएशन भी कंप्लेन कर सकती है। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंज्यूमर भी, पूरी स्टेट भी, पूरी सेंट्रल अथॉरिटी भी सब कर सकते हैं एसोसिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल
आपका है आपको कोई दिक्कत है तो आप भी जाके एचओडी से बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। पूरी क्लास को दिक्कत है, दैट्स मीन द एसोसिएशन, वो भी जाके बात कर सकते हैं। पूरे कॉलेज को ही दिक्कत है तो वो भी जाके बात कर सकते हैं। क्या नेक्स्ट? कंप्लेंट क्या है? एक रिटर्न एलिगेशन है, ठीक है, किसके लिए? रिलीफ के लिए। किन किन चीज़ों के लिए? ट्रेड प्रैक्टिस वो हो रही है, अनफेयर हो रही है, डिफेक्टिव गुड्स है, डेफिशिएंट सर्विस है, ओवर प्राइस है, किसी के लिए भी। आप भी जाओ तो आपका कोई प्रोडक्ट खराब निकला, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते क्लेम कर सकते हो कि मेरे को तो इस प्रोडक्ट से ही हो गया, बट यू हैव टू प्रूव। नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर है हु परचेजेस गुड्स और अवेल सर्विस फॉर कंसिडरेशन या कंजप्शन पर्पस के लिए। कंसिडरेशन मतलब कुछ पैसे दे के ले रहा है, चीजें ले रहा है, और दूसरा कंज्यूम कर रहा है, दैट्स अ कंज्यूमर। अगर आप रीसेल के लिए ले रहे हो वो कंज्यूमर नहीं, क्योंकि वो कंज्यूम नहीं कर रहा है। ये चीज ध्यान रखना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहे हो या आगे जाकर आपको बेचने का प्लान है तो यू आर नॉट अ कंज्यूमर। बट मेरे को एक चीज बताओ, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है? मारुति क्या कंज्यूमर होगी अपोलो टायर्स की? गाइस, तभी मैंने पूछा, जल्दी बताओ। मारुति इज अ कंज्यूमर ऑफ अपोलो टायर और नॉट? हाँ, वो होगी। हाँ तो मैंने मना थोड़ी करा है, हाँ कंज्यूमर है। अगर मारुति लेदर लेती, लेदर, क्या वो कंज्यूमर है? वो आगे जाके यूज कर रही है दूसरे प्रोडक्ट के उसमें। टायर कंज्यूम नहीं कर रहा, टायर कंज्यूम करा है उसने कार में लगा के, लेदर को उसने बनाया है आगे रीसेल करने के, प्रोडक्ट बना। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कार खरीदी, उसमें मॉडिफाई करके बेच दिया, आप कंज्यूमर हो? आपने मुझसे कोई कार खरीदी है, ध्यान से समझो, मॉडिफाई करूंगा, बेच दूंगा आगे, यार कंज्यूमर हो नॉट? आपने मुझसे कार खरीदी है अपने घर के यूज के लिए, यू आर अ कंज्यूमर और नॉट? तो पहले वाले केस में क्या होगी? कंज्यूमर नहीं होगी, क्योंकि रीसेल है। जहां पे भी वर्ड रीसेल एड ऑन हो जाएगा ना, इट्स मीन आप जहां कंज्यूम नहीं कर रहे हो, दैट्स मीन यू आर नॉट अ कंज्यूमर। वो कंप्लेंट, कंप्लेंट को कहीं नहीं मना किया कि कंप्लेंट नहीं होगी, आपको कहीं कहीं और कोर्ट में जाके कंप्लेंट, इस डिफेक्टिव बेसिस पे आप वो कर सकते हो कि हमारे ये जो बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट था उस बेसिस पे, उस बेसिस पे, क्योंकि आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो ना। मैं कह रहा हूँ आपने प्रोडक्ट खरीदा अपने आप पहनने के लिए, दैट्स अ कंजप्शन। आपने लोड खरीदा आगे बेचने के लिए, वो सिंपल कह रहा है कि कंज्यूमर वो नहीं हो सकता जो रीसेल करने के लिए। फिर आपने कंज्यूम कहाँ किया? कंज्यूमर वर्ड कहाँ से निकला है? कंजम्पशन से ना, कि आप कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूम से निकला है, सिंपल सा मतलब। कहीं पे भी जो भी
मारुति अगर टायर वो लेदर, जैसे टायर वो यूज कर रही है, टायर थोड़ी बेच रही है, तो कार बेच रही है। टायर बेच रही होती देन डिफरेंट हो जाता है। उसने टायर को यूज किया है ना। कॉन्ट्रैक्ट में तो आप सारी चीजें आती हैं। ये क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में आएगा मतलब आप जाके कंज्यूमर, यहाँ पे सारे एफएमसीजी कार से रिलेटेड चीजें सब कुछ इंक्लूड होती है। वो आपकी एक बिजनेस डीलिंग होगी, आप उसके लिए कंज्यूमर हो नो डाउट, चाहो तो कंप्लेन कर सकते हो, बट आप रीसेल के लिए यूज कर रहे हो, रीसेल के लिए कंज्यूम के लिए कर रहे हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। बट अगर रीसेल के लिए यूज हो रहा है तो आप एज ए कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते। बस एक चीज ध्यान रखना, आपको कंप्लेंट कर सकते हो, सिविल कोर्ट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाओ, मना थोड़ी है, बिजनेस के लिए होते हैं बने हुए कोर्ट। बट एज ए कंज्यूमर, कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाओ, उसका कहने का ये मतलब आप डील करो कहीं पे भी कर सकते हो, बट अगर आपने रीसेल के लिए करा है तो आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंज्यूमर कोर्ट। आप बाकी सबके लिए एलिजिबल, आपका बिजनेस में खराबी हुई है, डिफेक्टिव पार्ट्स आए हैं, कुछ भी आए हैं, कोर्ट में जाके कंप्लेंट करो, सब चीज के लिए लो बने हुए। हाँ हाँ। हम्म। मशीन बेची है, प्रोडक्ट, पार्ट नहीं बेचे हैं। उसने मैंने तो कंज्यूम कर लिया ना, मैं लेदर से टायर बना लूँ, कंज्यूम कर लिया मैंने, मैं आगे उसी लेदर को बेच दूँ मॉडिफाई करके, वो गलत है, वो रिसेल हो गया। इफ यू कंज्यूम इट यू आर अ कंज्यूमर, ठीक है, बट वो उसमें जाएंगे नहीं, वो जाएंगे हमेशा बिजनेस वाले उसमें सीधा। कंज्यूमर कोर्ट आपको बेसिकली कंज्यूमर दिखेंगे जो हम इंडिविजुअल हो गए, कोई फैमिली कंप्लेंट कर रही है, चीजें कर रही है, ये चीजें होती है। क्या, किसे बोलो, वो कंज्यूमर है, अगर वो लेदर को बेच रही है तो वो कंज्यूमर नहीं। अरे सेम प्रोडक्ट आप आगे मॉडिफाई करके बेच दोगे तो आप कंज्यूमर कैसे हो? आपने उसको कंज्यूम कर लिया, उसका प्रोडक्ट बनाया, उसका कुछ और बना दिया, टायर बना दिया, कुछ भी कर लिया, उसका प्रोडक्ट तो कंज्यूम हो गया ना। सिंपल से, अब जैसे होता क्या, मैन्युफैक्चर होते हैं, रिटेलर होते हैं, ओ सॉरी होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, होलसेलर कंज्यूमर थोड़ी, वो बिजनेस डीलर है आपके साथ। कंज्यूमर कौन होगा, रिटेलर के बाद जो रिटेलर किसी को बेचेगा और वो कंज्यूम कर लेगा, कंज्यूम इन सेंस उसे पहन लिया। प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का क्या मतलब है, आपने उसका यूज कर लिया, एज सिंपल एज। स्टॉकिस्ट क्या होता है, स्टॉकिस्ट? जो हमारा वेयर हाउस हो गया बेटा, ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं और हम पढ़ते नहीं है तो हमें पता नहीं होती। ठीक है, अब बाकी बाद में करते हैं, ठीक है, यहीं पे रखते हैं।